सारा आकाश राजेंद्र यादव उत्तरार्ध दूसरा अध्याय। लेखक राजेंद्र यादव उत्तरार्ध के दूसरे अध्याय में बताना चाहते हैं कि समर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। प्रभा उससे कुछ सवाल पूछना चाहती थी पर उसने मना कर दिया और साथ ही उससे अपनी पिछली गलतियों की माफ़ी मांगी। रात को प्रभा ने समर को बताया कि उस दिन नमक इसलिए तेज हुआ था क्योंकि भाभी ने मुट्ठी भर नमक चुपके से दाल में डाल दिया था। यह सब मुन्नी ने देखा था। वह रात गिले शिकवे दूर करने की रात थी। समर जानना चाहता था कि सुहाग रात के दिन न बोलकर प्रभा ने उसका अपमान क्यों किया। बड़ी कठिनाई से प्रभा को वह बात बताने के लिए तैयार किया। उसे आश्चर्य था कि उस दिन का व्यवहार समर को अपना अपमान लगा, पर उसने ऐसा नहीं किया था। शायद यह उसके भाग्य में लिखा था, सो हो गया। समर ने प्रभा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे उस रात न बोलने का कारण बताने का अनुरोध जारी रखा। उसने बताया कि हफ्तों से जागने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी। जरा जरा सी देर बाद घर की याद आ रही थी। मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ उससे बातें करती थी। फिर संयोग से उस दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह सांवल की बहू जलकर मर गई थी और भी एक दो बातें ऐसी हो गई थीं कि रोना आ रहा था। समर की शादी करने की अनिच्छा के बारे में भी वह जान चुकी थी। सारे हौसले तो यूं ही मर गए थे। क्या बात करती वह। समर सही सही सब जानना चाहता था। वह प्रभा की बातें सुनना चाहता था। प्रभा भावुक होकर रोने लगी। कोठरी के अंधेरे में उसके आंसुओं की दो बूंदें समर के चेहरे पर पड़ी। वह चिहुक उठा। क्या वह अब रोती ही रहेगी? उसने उसके आंसू पोंछने के लिए उसके गाल पर हाथ रखा तो चौंक कर हटा लिया। उसे थप्पड़ वाली बात याद आ गई थी। रोशनी होती तो देखता कि उसके उस दिन के थप्पड़ के निशान बाकी हैं या नहीं। फिर उसने पूछा कि अम्मा जी और भाभी उससे इतना नाराज़ क्यों रहती हैं। समर ने उससे अपनी कसम देकर सच्चाई पूछनी चाहिए। कसम देने की बात उसे अच्छी नहीं लगी। वह झुंझला गई थी। प्रभा ने अपने हाथ को समर के उलझे बालों में फिराना शुरू किया। उंगली चलाती वह बोली कि अम्मा बाबूजी के नाराज़ होने का कारण साफ है। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी। पढ़ाई भी दुश्मन बन गई। मुन्नी बीबी ने दबी जबान से खूब प्रचार किया कि बहू कुछ न लाई हो पर बड़ी बहू से लाख दर्जा अच्छी है देखने सुनने में। अम्मा जी भी इस बात से सहमत थीं। बस भाभी को नाराज़ करने के लिए ये दो तीन बातें काफ़ी थीं। वे हमेशा अम्मा जी के कान भरती रहती। वह कहे किससे। पति तो नाराज़ था। कभी कभी आत्महत्या की बात भी उसके मन में आ जाती थी। समर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सिर झुकाकर उसके ठंडे एहसास को समझता रहा। उसे अपने ऊपर अपने पूर्व व्यवहार के कारण ग्लानि हो रही थी। उसने प्रभा से कहा कि वह इस बार उसकी इस गलती को माफ़ कर दे और यह वायदा किया कि भविष्य में ये दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। उसने प्रभा से उस दिन छत पर रोने का कारण जानना चाहा। इससे पहले उसने उसे कभी इस प्रकार रोते हुए नहीं देखा था। इस बार प्रभा का स्वर कड़ा था। मैं क्या उस दिन कोई भी खूब रोता। इतनी बड़ी हो गई अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन जो सुना, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे उस दिन जहर खा लूँगी। प्रभा की इच्छा थी कि समर खूब पढ़े। उसकी पढ़ाई पूरी होने तक वह हर कष्ट सहने के लिए तैयार थी। वह भी उससे कुछ पूछना चाहती थी पर समर ने कहा कि वह उससे कुछ न पूछे। उसे अपने किए पर पछतावा है। बस उसे एक बार माफ़ कर दे। उसकी सलाह के बिना भविष्य में वह कोई काम नहीं करेगा। वह पढ़ी लिखी समझदार है, सलाह दे सकती है। अपने पढ़े लिखे होने पर मिलने वाले तानों से वह परेशान हो गई थी। उसने समर को एक्टर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट कहा। एक्सपर्ट शब्द से पहली बार उसे ध्यान आया कि वह गांव कस्बे की नहीं है, अच्छे शहरी परिवार की इकलौती लड़की है।
किरण की बोलचाल तथा पहनने ओढ़ने के तरीके से समर के मन में आता था कि कितना अच्छा होता कि उसकी पत्नी भी किरण की तरह समझदार और सुरुचिपूर्ण होती। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसने प्रभा को कभी घर का काम धाम करते रहने वाले तुच्छ प्राणी से अधिक कुछ समझा ही नहीं। सिनेमा देखना तो दूर, वह तो इस घर में सिनेमा के पोस्टर तक देखने के लिए भी तरस गई होगी। उपन्यास कहानी की एक एक लाइन पढ़ने के लिए तड़फड़ाती होगी। दिवाकर के घर में पढ़ा लिखा होना दुर्गुण नहीं है। क्या वह कभी प्रभा से कह सकेगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है। समर के मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। प्रभा ने उसे झकझोर कर कहा, क्या सोचने लगे? उसे लगा कि शायद एक्टर वाली बात बुरी लग गई है। वह कहती रही कि उसे बहुत बकबक करने की आदत है। अपनी कक्षा की शैतान लड़की थी वह, और उसकी दोस्त सोचती थी कि वे शादी नहीं करेंगी, गांव-गांव जाकर स्त्रियों को पढ़ाएंगी, सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगी, नए नए गांवों शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे। उनकी बातें खत्म ही न होती थीं। उस दिन वह देर तक खिलखिलाती रही। समर सोच रहा था कि इतना सब सहकर भी वह उन्मुक्त भाव से कैसे हंस सकती है। उसने समर के मुंह को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी कही बातों को भूलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह चाहती है कि उसका पति खूब पढ़े तथा वह उनके कहने के अनुसार चलेगी। दिवाकर चाहता था कि समर 3rd ईयर में एडमिशन ले, परंतु भाई साहब और बाबूजी का कहना था कि उसे नौकरी करनी चाहिए जिससे घर वालों को कुछ मदद मिल सके। समर क्या करे? इस संबंध में वह प्रभा से सलाह लेना चाहता था। प्रभा भी क्या कह सकती थी? निर्णय समर को ही लेना था। वह देश में फैली बेरोजगारी की समस्या से अवगत था। इंटर तक की शिक्षा का भी कुछ खास महत्व नहीं था। क्लर्क की नौकरी ही बड़ी कठिनाई से मिल सकती थी। क्लर्क की नौकरी करने पर जीवन निर्वाह भी ठीक से नहीं हो सकता था। प्रभा ने घर की स्थिति को देखते हुए किसी स्कूल में मास्टरनी बनने की बात कही। समर ने कहा कि वह यह बात भूल कर भी किसी से न करे। उसे ख्याल आया कि दिवाकर और किरण किसी दिन प्रभा से मिलने उसके घर न आ धमकें। बिठाने के लिए जगह नहीं, खातिरदारी कैसे करेंगे? समर ने कहा कि कभी मन होता है कि किसी के कहने की चिंता किए बिना मन लगाकर पढूं और अच्छी नौकरी पाने पर घर वालों की भी अच्छी तरह सहायता कर सकूंगा। माता पिता के प्रति अपने फर्ज को याद कर वह भावुक हो गया। सवेरा हो गया था। प्रभा उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज़्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। इन शब्दों को सुनकर समर विचारों में खो गया।